हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। ये यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज चल रही है। 5 टेस्ट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं हिंदी मीडियम के, और 2 इंग्लिश मीडियम के कंप्लीट हो चुके हैं। आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इनका पीडीएफ मिल जाएगा। उसका एक सिंपल सा प्रोसीजर है। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी। उस ईमेल आईडी पे आप पीडीएफ मांग सकते हैं। आपको तुरंत इस टेस्ट का, बाकी के टेस्टों का, आने वाले टेस्टों का पीडीएफ मिल जाएगा। अगर अदरवाइज़ आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो पेड है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जनरल स्टडीज़ और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट दोनों के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, कहीं करेक्शन है, आपको लगता है आंसर सही नहीं है, या टेस्ट में क्या इम्प्रूवमेंट होने चाहिए, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपका स्वागत है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस वर्ष तक सिविल सेवाओं में नियुक्तियां केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा ही की जाती थी? इसका जो करेक्ट आंसर है 1853 केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा ही सिविल सेवाओं में नियुक्तियां की जाती थी। 1855 में ब्रिटिश संसद द्वारा कानून पारित किया गया, और उस कानून के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सिविल सेवा परीक्षा में भाग ले सकता था, परंतु यह परीक्षाएं केवल लंदन में ही प्रतिवर्ष अगस्त माह में आयोजित की जाती थी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा 1853। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी था, लेकिन 1853 के बाद 1855 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कानून बनाया। उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर थे उनके अधिकार में नहीं रहा ये। अहरार आंदोलन का प्रभाव इनमें से किस राज्य में था? देखिए, अहरार आंदोलन हुआ है 1931 में, और इस आंदोलन का जो इफेक्ट है वो केवल पंजाब में था। ए सही आंसर होगा इसका। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव से भारतीय समाज के कौन से 2 वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे? ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? पहला विश्व युद्ध हुआ था, ये हुआ था 28 जुलाई 1914 से और 11 नवंबर 1918 तक। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। इस टाइम पीरियड में इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने भी हिस्सा लिया था। और जो 2 वर्ग और आंदोलन से जुड़े थे वो 2 वर्ग थे किसान और व्यापारी। जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट में अभी कितने जज हैं और उनकी संख्या को कम या ज़्यादा कौन कर सकता है? ये राइट्स, ये अधिकार केवल पार्लियामेंट को हैं। कानून बनाने का अधिकार है। संसद द्वारा जजों की संख्या को बदल सकते हैं। शुरू में देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ओनली 7 जज थे, और 1956 में 10 हो गए, 1960 में 13 हो गए, 1977 में 17 हो गए, 1985 में 25 हो गए, और अभी प्रेजेंट में टोटल जो संख्या है सुप्रीम कोर्ट के जजों की 31 है। ये सिर्फ पार्लियामेंट को अधिकार है, कानून द्वारा संसद को। भारतीय संविधान में संघ की व्यवस्था किस देश के समान है? जो हमारे कानून में संघ की व्यवस्था है वो किस देश के जैसे है, सिमिलर है, कहाँ से हमने अडॉप्ट किया है? इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। जो संघ की व्यवस्था है यूके से लिया है हमने, उसके समान है। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए और इनमें किसमें आर्थिक समानता सम्मिलित है? आर्थिक समानता इनमें से किसमें सम्मिलित है?
प्रस्तावना प्रस्तावना में बिल्कुल आर्थिक समानता का जिक्र किया हुआ है। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज में इकोनॉमिक बैलेंस या जो आर्थिक समानता है उसका जिक्र नहीं किया गया है। ये सिर्फ हमारे कर्तव्य हैं देश के लिए एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है डीपीएसपी, उसमें इसका जिक्र किया हुआ है कि आर्थिक समानता होनी चाहिए। इसका सही आंसर होगा पहला और तीसरा। निम्नलिखित में कौन से न्यायाधीश पीआईएल लागू करने से जाने जाते हैं? पीआईएल किस जज की वजह से पीआईएल एग्जिस्टेंस में आया है? ये जो जनहित याचिका है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका श्रेय जाता है जस्टिस पीएन भगवती को। ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने सबसे पहले पीआईएल को लागू किया था। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने वाले इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं? अभी राष्ट्रपति के चुनाव नेक्स्ट ईयर हैं, इस तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं। जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें कौन होते हैं? जो प्रेसिडेंट इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज के जो राज्यों से चुने हुए सदस्य होते हैं वो होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य और केंद्र शासित राज्यों में चुने हुए जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें एक रेशियो भी होता है इलेक्शन में। भारत में मदरसों की स्थापना में संविधान का कौन सा अनुच्छेद मददगार है? मदरसों की स्थापना की गई है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है उसका हवाला देके और की जाती है? भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 30 है उसके अकॉर्डिंग जो अल्पसंख्यक है उनको धार्मिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनके संचालन के राइट्स हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग कोई भी अपने धार्मिक संस्थानों की स्थापना कर सकता है और उनका संचालन भी कर सकता है, अल्पसंख्यक। हक्कबो राजी राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध हक्कबो राजी किन 3 देशों में है? हक्कबो राजी है ये है इंडिया, चाइना और म्यांमार, ये 3 देशों में है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। निम्नलिखित में कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल है? भूमध्य रेखीय फसल है, भूमध्य रेखीय फसलों के जो एग्जाम्पल है वो रबर है, कोको है, काली मिर्च है, नारियल है, तेल है, सुपारी है। ये इस तरह की जो फसलें हैं उनको भूमध्य रेखीय फसल बोलते हैं। तो इसमें जो सही जवाब होगा जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा वो होगा केला एक प्रमुख भूमध्य रेखीय फसल है। रबर भी होता है, नारियल भी होता है, लेकिन केला सबसे प्रमुख फसल है भूमध्य रेखीय। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन से हैं? तो जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है पूर्वी हिमालय और वेस्टर्न घाट, ये इंडिया के 2 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। देखिए जैव विविधता हॉटस्पॉट वह एरिया होता है जहाँ पे अनेक लुप्त होती हुई जो प्रजातियां हैं वो पाई जाती है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट, बी इसका सही जवाब होगा। नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? नदियों और उनकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में गलत कौन सा है, इसमें मिसमैच कौन सा है?
देखिए, यमुना, सिंध, बेतवा, केन, ये सही नहीं है। ब्रह्मपुत्र, दिबांग, लोहित, तेस्ता, ये भी सही नहीं है। इसको देखते हैं क्वेश्चन को। नर्मदा की जो मुख्य सहायक नदियां हैं, देखिए सही है होगा क्वेश्चन इसमें, सही नहीं है, नहीं है। किस जोड़े इनमें से कौन से सही है? इस क्वेश्चन में ये तो सही है, ये सही नहीं है जो फोर्थ वन है, क्योंकि कृष्णा की सहायक नदियां हैं जो भीमा, परेलू, कोयना, तुंगभद्रा, ये होती है, ये नहीं है। क्वेश्चन का थोड़ा सा फ्रेम सही नहीं है। इसको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टेस्ट में। कुछ टाइपिंग एरर्स की वजह से हो जाती है प्रॉब्लम। भारत में गर्म जल स्रोत के स्थानों पर उनके राज्य का सही मिलाप कौन सा है? गर्म जल स्रोत है और स्टेट है, सही मैचिंग ढूंढनी है। जो मणिकर्ण गर्म जल स्रोत है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है, तो ये तो सही है। बकरेश्वर गर्म जल स्रोत है वो वेस्ट बंगाल में है, वीरभूम, मुर्शिदाबाद में। सो फर्स्ट का तो ए सही है। सेकंड का जो बकरेश्वर है इसका सी आएगा, वेस्ट बंगाल। तुआ, तुआ गुजरात के गोधरा में स्थित है, तो थर्ड का बी होगा। और उनाई, उनाई महाराष्ट्र में स्थित है, इसका डी आएगा, ए सी बी डी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ये सही आंसर होगा इसका। भारत में पाई जाने वाली मछलियों में से कौन सी मछली समुद्री मछली नहीं है? बाकी समुद्री है, एक कौन सी मछली है जो समुद्री नहीं है? जो रोहू है, रोहू मछली, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाई जाती है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें पाई जाती है। ये मछली है जो कॉर्प फैमिली से रिलेटेड है, और ये ज़्यादातर है जो रिवर्स नदियों वगैरह में ही पाई जाती है, समुद्र में नहीं पाई जाती। सामाजिक अनुसंधान के तरीके, इस बुक के राइटर कौन है? सामाजिक अनुसंधान के तरीके, इस बुक के राइटर हैं गोडे एंड हेल्थ। भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान किस राज्य में बनाया जा रहा है? भारत बांग्लादेश जो मैत्री उद्यान है ये बनाया जा रहा है त्रिपुरा में, और ये साउथ त्रिपुरा में बनाया जा रहा है। इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। और इसमें ये मैत्री उद्यान है, इसमें एक्चुअली क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, उनकी, और जो शेख मुजीबुर रहमान है, आपने नाम सुना होगा, बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री थे, शेख हसीना है उनके फादर हैं, रहे हुए हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी जी की इस उद्यान में मूर्तियां लगाई जाएंगी। त्रिपुरा इसका सही आंसर है। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद किस स्थान पर स्थित है?
ये हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद जो है ये दिल्ली में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना हुई है 1986-87 में। बल्लारपदम कंटेनर शिपमेंट टर्मिनल किस बंदरगाह का हिस्सा है? ये कोचिन बंदरगाह अरब सागर में कोच्चि के नज़दीक है। इसका आंसर है कोचिन बंदरगाह का हिस्सा है ये। साहीवाल किसकी नस्ल है? साहीवाल मवेशी नस्ल है। ये जो दुधारू पशु है उनकी मेन नस्ल है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? ये साहीवाल है पंजाब में। सॉरी, ये पाकिस्तान में है पंजाब, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। इंदिरा गांधी नहर के लिए पानी किन नदियों से आता है? कौन सी नदी है जहाँ से इंदिरा गांधी नहर के लिए पानी आता है? इंदिरा गांधी नहर है जो भारत का सबसे बड़ा नहर प्रोजेक्ट है, इंडिया का सबसे बड़ा नहर प्रोजेक्ट है। ये पंजाब में हरीके से शुरू होता है और राजस्थान में थार के मरुस्थल तक जाता है। इसकी जो टोटल लेंथ है अराउंड 650 किलोमीटर है। और इसमें जो पानी आता है सतलज और व्यास रिवर से आता है। गलत जोड़े को इंगित कीजिए। गलत कौन सा है इसमें? बैरा सिउल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश, ये सही है। सोलाल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर, सोलाल जम्मू कश्मीर। तानापुर उत्तर प्रदेश। कोयल कारो प्रोजेक्ट बिहार। कोयल कारो प्रोजेक्ट बिहार में नहीं है, ये एक्चुअली कोयल कारो प्रोजेक्ट है जो झारखंड में है। झारखंड में है, सो ये गलत है। मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थान पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जुरासिक पार्क स्थापित करने का फैसला किया है? ये भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है उसने मध्य प्रदेश में एक जुरासिक पार्क बनाने का डिसीजन लिया है। वो किस जगह पे लिया है? ये जो प्लेस है ये हिस्टोरिकल है, कभी मौका मिले तो जाना जरूर, काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे बाज बहादुर का महल है, रीवा कुंड है, दरिया खान की मज़ार है। तो ये सभी तरह से काफ़ी हिस्टोरिकल है। ये जगह है मांडू, एंशियंट सिटी है ये मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में, प्राचीन शहर है। निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी एकमात्र सहायक नदी है जो पहाड़ी क्षेत्र की बजाय मैदानी क्षेत्र से उत्पन्न होती है? कौन सी रिवर है जो पहाड़ के बजाय मैदान से निकलती है? ये है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है ये। गोमती ताल से निकलती है, गोमती रिवर पीलीभीत से निकलती है। और ये जो सैदपुर है, सैदपुर के पास में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी टोटल लेंथ है अप्रोक्सीमेट 900 किलोमीटर। भारत किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और आयातक भी है? हम सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको प्रोडक्शन भी करते हैं, कंजप्शन भी करते हैं और उसी को इंपोर्ट भी करते हैं? ये है दाल है। इसका प्रोडक्शन भी, भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत दाल का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। और भारत में जो दाल की उत्पादकता अधिक है, लेकिन इसकी जो खपत है अधिक होने के कारण ये विश्व में जो भारत है दाल का सबसे बड़ा आयातक भी है।
भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार क्या है? भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी है? इसका सही आंसर है 3 ट्रिलियन है। 3 ट्रिलियन है। और प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस भी किया हुआ है कि 2025 तक वो एक चैलेंज लेके चल रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का। काफ़ी टफ चैलेंज है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट अभी 3 ट्रिलियन है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। भारतीय मानक ब्यूरो भारतीय मानक अधिनियम 86 के तहत एक संवैधानिक संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। भारतीय मानक ब्यूरो ने 1947 में स्थापित भारतीय मानक संस्थान ISI की संपत्ति और देनदारियों का अधिग्रहण किया था। इनमें से कौन सा सही है? देखिए, जो भारतीय मानक ब्यूरो है वह संस्था है जो भारत में राष्ट्रीय मानक का निर्धारण करती है। इसका पहले नाम भारतीय मानक संस्थान ही था, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। पहले इसका नाम भारतीय मानक संस्थान था। इसे भारतीय मानक अधिनियम 86 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापित किया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। इसकी 5 रीजनल ब्रांच हैं, 34 इसकी ब्रांचेज हैं और 8 इसकी रिसर्च लैब हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है, दोनों ही सही है। निम्नलिखित में से क्या सतत बॉन्ड का सही गुण है? सतत बॉन्ड का एक सही क्वालिटी क्या होती है? देखिए, सतत बॉन्ड को शाश्वत बॉन्ड भी कहा जाता है और इसमें कोई परिपक्वता नहीं होती। इसमें ब्याज दर हमेशा के लिए होती है। और जैसे कि सतत बॉन्ड में कोई परिपक्वता की डेट नहीं होती है, इसलिए भुगतान हमेशा के लिए जारी रहता है। सो बी इसका सही आंसर होगा। भारत में वाणिज्य बैंकों को उनकी उत्कृष्टता पर कितना खर्च करना होता है? जो कमर्शियल बैंक है उनको उनकी उत्कृष्टता के लिए लगभग 40% खर्च करना पड़ता है। अदृश्य हाथों का सिद्धांत किसने दिया? अदृश्य हाथों का जो सिद्धांत है एडम स्मिथ ने दिया, जो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे। इन्होंने दिया है अदृश्य हाथों का सिद्धांत। भारत की जूट उद्योग पड़ोस के किस देश से प्रतिस्पर्धा रखती है? भारत में जो जूट उद्योग है, बांग्लादेश और भारत वर्ल्ड में 2 जूट उत्पादक देश हैं। यहाँ काफ़ी प्रोडक्शन है इसका। हालांकि जूट से बने जो पदार्थ हैं उनके मामले में भारत है बांग्लादेश से बहुत अच्छी पोजीशन में है, लेकिन फिर भी कंपटीशन है। मार्जिनल लागत किस पर निर्भर करती है? जो मार्जिनल कॉस्ट है वो डिपेंड करती है केवल परिवर्तनीय लागत पर। नेशनल सैंपल सर्वे संगठन की स्थापना किसने की? नेशनल सैंपल सर्वे संगठन एक ऐसा संगठन है जो देश में विभिन्न हिस्सों में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कार्य करता है। इसकी स्थापना की थी प्रोफेसर PC मेहलानोव्स ने। सेबी के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखिए, यह बाजार नियामक है, ये सही है। यह वैधानिक निकाय है, ये भी सही है। इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये सही नहीं है। इसके निर्णयों को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती दी जा सकती है, बिल्कुल ये सही है। तो इसका सी आंसर होगा। राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष
की नियुक्ति नहीं करते, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, केंद्र सरकार। सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना हुई है 1992, 1992, 12 अप्रैल 1992। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ है, ये अप्रैल 2005 में शुरू हुआ। इसको शुरू में है जो 7 साल के लिए रखा था, लेकिन ये अभी भी चल रहा है। 7 साल के लिए लागू किया था इस मिशन को, लेकिन ये अभी भी चल रहा है। भारत में रुपए के सिक्के के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसकी फेस वैल्यू इसकी धातु वैल्यू से अधिक है। बिल्कुल ये सही है। किसने परिभाषित किया कि अनुसंधान एक संगठित और व्यवस्थित जांच है? ये किसने डेफिनेशन दी है? ये डेफिनेशन दी है एमोनी ने। कोशिश यही है कि आपके सिलेबस को पूरे टॉपिक्स कवर किए जाएं, मैक्सिमम बेस्ट क्वेश्चन ही आपको प्रोवाइड किए जाएं। प्रीवियस ईयर का एनालाइज भी इसमें शामिल है। भारत एक विकासशील देश है, इसका सीधा कारण कौन सा नहीं है? इसका जो सीधा कारण है वो है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का साथ होना। ये इसका एक डायरेक्ट रीजन नहीं है, बिकॉज मिश्रित अर्थव्यवस्था होना विकासशील देश होने का कोई डायरेक्ट रीजन नहीं होता है। और मिश्रित मीन्स सार्वजनिक और निजी जो क्षेत्र हैं ये मिश्रित हो गया, तो ये कोई डायरेक्ट रीजन नहीं होता है, ये सीधा कारण नहीं है। बिकॉज जापान जैसे जो डेवलप्ड कंट्री है उनमें भी यही व्यवस्था है। भारत का पहला हरित हवाई अड्डा कौन सा है जो प्राइवेट और सरकार की साझेदारी से बना है? देखिए ऐसा नहीं है कि ये प्राइवेटाइजेशन पीपीपी मोड और ये सिर्फ अभी हो रहे हैं, ये पहले भी होते आए हैं और आगे भी चलते रहेंगे। अब ये सही है गलत है उसमें हमें जाना नहीं है, लेकिन पीपीपी मोड पहले भी था, प्राइवेटाइजेशन पहले भी था, अभी भी हो रहा है। भारत का पहला हरित हवाई अड्डा है, ये राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो हैदराबाद में स्थित है। इसको प्राइवेट और सरकार दोनों की साझेदारी से बनाया था और ये पहला हरित हवाई अड्डा है। पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? पौधों की किस्मों और जो किसानों के अधिकार का संरक्षण है वो 2007 में पारित हुआ। औद्योगिक क्षेत्र की दीर्घकालिक वित्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में पहला विकास वित्तीय संस्थान कौन सा है? जो औद्योगिक क्षेत्र है उसकी जो दीर्घकालीन वित्त आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए देश में पहला एक विकास वित्तीय संस्थान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है। ये है सी, इसका करेक्ट आंसर है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1948 में। ये लॉन्ग टर्म के लिए। साधारण बीमा कारोबार संशोधन विधेयक 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2021 में जो ये बीमा कारोबार संशोधन लाया गया है, इसमें पहले बिल था, इसमें संशोधन किया है। इसके जरिए साधारण बीमा कारोबार अधिनियम 72 में संशोधन किया जाएगा। ये बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में निजी भागीदारी को बढ़ाना है। ये भी इसका सही है।
पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका सही आंसर सी होगा। हाल ही में किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है? ये मनाया जाएगा, जो 14 अगस्त है उसको विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। ये पाकिस्तान इसको एज ए इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करता है 14 अगस्त को। हम इसको अल मोहेद अल हिंदी 2021 इसके संदर्भ में कौन सा सत्य है? अल मोहेद अल हिंदी 2021 भारत और कुवैत के बीच आयोजित होने वाला यह पहला नौसैनिक अभ्यास है। बिल्कुल ये सही है। अब आपके क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से स्टेटमेंट के जरिए आए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसलिए बनाए जा रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन में 2-3 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। तो अल मोहेद अल हिंदी है, भारत और कुवैत के बीच आयोजित होने वाला ये पहला है। आपको ये ध्यान रखना है कि पहला नौसैनिक अभ्यास है। भारतीय नौसेना के गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर आईएनएस कोच्चि ने इस अभ्यास में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया था। बिल्कुल ये सही है। यह आयोजन जो हुआ है सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज नेवल बेस में आयोजित किया गया था। सऊदी अरब का जो किंग अब्दुल अजीज नेवल बेस है वहाँ पे हुआ था। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इसका सही आंसर होगा बी। देखिए ये पहला स्टेटमेंट इसका सही नहीं है। ये जो है ये भारत और कुवैत का नहीं है, ये भारत और सऊदी अरब का है। ये सऊदी अरब के इस पे हुआ है नेवल बेस पे, तो ये भारत और सऊदी अरब का है, ना कि कुवैत का। तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा ही स्टेटमेंट सही है। अल मोहेद अल हिंदी ये भारत और सऊदी अरब का है। सो सी इसका सही आंसर होगा। भारत में सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए सैटेलाइट फ़ोन आम आदमी के इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होती है, भारतीय आम जनता के लिए नहीं है। इसका सही आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम। यहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल किया जाने वाला ये पहला नेशनल पार्क होगा। हाइड्रोजन ईंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन ईंधन यह एक 100% स्वच्छ ईंधन होता है, ये सही है। सत्य पूछ रहा है कि ईंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरू करने की घोषणा की है, ये भी सही है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। गवर्नमेंट एथेनॉल हाइड्रोजन ईंधन इन पे काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। निम्नलिखित में कौन सा देश अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? देखिए ये ग्लोबल इशू बन चुका है। हाल ही के दिनों में जो ये आतंकवादी संगठन है तालिबान, जो यूनाइटेड नेशन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, उसमें उन्होंने अफगानिस्तान में सत्ता हथियाने के बाद से क्या है, ये देश है जो अफगानिस्तान है काफ़ी सुर्खियों में आ गया है। अफगानिस्तान साउथ एशिया में है आता है और ये लैंडलॉक कंट्री है। इसमें अफगानिस्तान लैंडलॉक है। इसके ईस्ट में इधर पाकिस्तान है, इधर उत्तर पूर्व में यहाँ पे इंडिया और चाइना है। इसके उत्तर में है नॉर्थ में यहाँ पे ताजिकिस्तान है।
कजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। जबकि इसके ईस्ट में है, जो इस ईस्ट में नहीं, वेस्ट में, इसके पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान है और ईरान है। पाकिस्तान इसके ईस्ट में है, इंडिया चाइना नॉर्थ ईस्ट में है, और ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये इसके नॉर्थ में है, तुर्कमेनिस्तान और ईरान ये इसके पश्चिम में है। आप प्लीज़ एक बार मैप जाके ज़रूर देखना अफ़गानिस्तान कहाँ पे है। ये लैंडलॉक कंट्री है। सो इनमें से किस देश के साथ अपना बॉर्डर साझा नहीं करता है? ये किर्गिस्तान के साथ अपना बॉर्डर साझा नहीं करता है। रब्डोफिश बिंदी क्या है? रब्डोफिश बिंदी क्या है? हाल ही में अभी रिसेंटली है जो एक सांप की नई प्रजाति की खोज हुई है। ये लगभग 100 सालों के बाद हुआ है ऐसा। असम में खोजी गई है एक नई प्रजाति जिसमें सांप का जो नेक है, गर्दन, उसके पिछले हिस्से पे एक अलग ही बिंदी जैसे निशान है, इसलिए इसका नाम रब्डोफिश बिंदी रखा है। ये ऐसा 100 साल बाद हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है डी। गति शक्ति अवसंरचना योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से असत्य कौन सा है? यह एक राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान होगी, बिल्कुल सही है, यह ऐसा होगी। देखिए, इंडिपेंडेंस डे पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका ऐलान किया है, इसकी घोषणा की है। ये जो गति शक्ति है, इसकी प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पे इसकी घोषणा की है, और इसके बारे में बोला है कि हमारे लिए एक राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान होगी जो देश में पूरे अवसंरचनाओं की नींव रखेगी। इसका जो बजट है लगभग 16 करोड़ होगा, 100 लाख करोड़ लगभग, इससे भी अधिक होगा। और इसका जो मेन फोकस है इस योजना में, जो युवा हैं उनको रोजगार दिलाना है। इसी के लिए ये मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है कि जो लाखों युवा हैं उनको रोजगार मिल सके। ये भी सही है, इसके लिए 100 लाख से भी ज़्यादा करोड़ खर्च किए जाने की योजना है, ये भी सही है। गलत ढूंढना है, गलत कौन सा है। अभी तक इस तरह की कोई योजना भारत में नहीं लाई गई थी, ऐसा नहीं है। इस तरह की एक योजना की घोषणा हुई है पहले, वो हुई है पाइपलाइन के लिए, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के लिए। जो ये मास्टर प्लान है अवसंरचना का, ये लाखों जो युवा है उनको रोजगार दिलाने के लिए। ऐसे ही इसी तरह की घोषणा भी पाइपलाइन के लिए पहले हो चुकी है और उसका काफ़ी काम हुआ है। सो इसका सही आंसर होगा डी, इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये गलत है। ये कह रहा है कि नहीं लाई गई थी लेकिन ऐसी योजना आई हुई है। कौन सा वर्ष भारत में ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया गया था? ई गवर्नेंस मनाया गया था, ये 2001 में मनाया गया था। सरकार और नागरिकों के बीच जो इंफॉर्मेशन है उसके इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान को क्या बोलते हैं? ये G2C है, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, G2C। G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू ई कॉमर्स, ये इस तरीके के हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो इसका सही आंसर है गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, G2C। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके महाअभियोग का वर्णन नहीं है? जो कॉन्स्टिट्यूशन है गवर्नमेंट हमारा, उसमें इम्पीचमेंट, किस पे इम्पीचमेंट लगाया जाएगा, इनमें से किसका जिक्र नहीं है?
भारत के मुख्य न्यायाधीश पे इम्पीचमेंट कैसे लगेगा महाभियोग, उसका जिक्र है। राष्ट्रपति का है, उपराष्ट्रपति का भी है कि इन पे महाभियोग कैसे लगाया जाएगा। महाभियोग एक्चुअली पद से हटाने की एक प्रक्रिया है। जो राज्यपाल हैं उनका जिक्र नहीं है। सो इसका सही आंसर होगा डी। गवर्नर पे कैसे महाभियोग लगेगा, इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की शक्तियों के अंतर के संबंध में कथनों पर विचार करना। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, देखिए लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही राज्यसभा के सभापति को किसी भी सदस्य को जिसका आचरण उसकी राय में पूरी तरह से अव्यवस्थापूर्ण हो तत्काल राज्यसभा से चले जाने का निर्देश की शक्ति प्राप्त है। ये सही है। लोकसभा अध्यक्ष की तरह राज्यसभा के सभापति को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वो किसी भी सदस्य को निलंबित कर सकता है। देखिए इसका जिक्र राज्यसभा की प्रक्रिया और जो कार्य संचालन विषय की नियम पुस्तिकाएं हैं उनमें किया हुआ है। हालांकि राज्यसभा का जो सभापति है उसके पास किसी सदस्य को निलंबित करने की शक्ति नहीं होती है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष को ये शक्ति प्राप्त होती है कि वो किसी भी सदस्य को निलंबित कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जो पार्लियामेंट में देखा आपने हंगामा, वहाँ से क्वेश्चन बनाया है। जो भी क्वेश्चन है आपको करंट ट्रेंड से पिछले 1-2 साल में जो घटनाएं हुई हैं उनसे ही बनाए गए हैं। नागरिक मामलों, आपराधिक मामले और संवैधानिक मामले निम्नलिखित में किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? ये तीनों ही है जो अपील न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। सरबजीत बनाम DERC 2006 का केस प्रसिद्ध केस था। ये किससे संबंधित था? सरबजीत राय बनाम DERC 2006 का केस है। ये सूचना के अधिकार से संबंधित था। नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। और इसकी स्थापना कब हुई है? नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है 1983 में। और ये उत्तर पूर्व जो क्षेत्र है उसका सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा। और ये जो ईस्टर्न हिमालय का, अमित जो अभी पहले क्वेश्चन में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात कर रहे थे, ये उसी एरिया में है, ईस्टर्न हिमालय में। और ये भारत का सबसे बड़े जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें तीसरे नंबर पे आता है, तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इनमें कौन सा यूट्रोफिक झीलों की कोई विशेषता नहीं है? यूट्रोफिक जो झीलें हैं इनमें कलियां जो होती है बहुतायत में पाई जाती है और इनके पास अधिक प्राथमिक उत्पादकता है। सो ये सही है, ये भी सही है। ये इनकी विशेषता नहीं होती है कि कम प्राथमिक उत्पादकता हो। सी इसका सही आंसर होगा। उनमें नीले हरे शैवाल पाए जाते हैं, ये भी सही है। गोतला ओत्रम घाट किस प्रदेश में है? गोतला ओत्रम घाट है ये औरंगाबाद और जलगांव में है और ये महाराष्ट्र में आते हैं, औरंगाबाद और जलगांव। देखिए यहाँ पे अभी फ्लड काफ़ी आया था, रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, कई लोगों की डेथ भी हुई है, कईयों के घर मकान बह गए, इसलिए ये रीजन, ये एरिया काफ़ी न्यूज़ में था। महावीर हरिणा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? महावीर हरिणा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान हैदराबाद में है, तेलंगाना में। ये वनस्थलीपुरम में है एक्चुअली, तेलंगाना, हैदराबाद, वनस्थलीपुरम। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1975 में
और ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसका नाम जो रखा है वो तीर्थंकर महावीर स्वामी के नाम पे रखा गया है। विश्व की सबसे ज्यादा खतरे में स्थित प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट कौन सा संगठन जारी करता है? जो मोस्ट एक्सटिंक्ट या वल्नरेबल हैं, इस तरह की जो लिस्ट है, रेड लिस्ट, कौन सा संगठन जारी करता है? ये जारी करता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN की रेड डेटा बुक का नाम सुना होगा आपने, गूगल करना इसके बारे में ज़रूर, हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम है ये 1986 में पारित हुआ था, और ये पारित हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 253 के अकॉर्डिंग। भारत के डीप ओशन मिशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जो डीप ओशन है इसके बारे में गलत कौन सा है? ये मिशन अंतर जलीय रोबोटिक संबंधी प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित है। डीप ओशन सही है, ये अंतर जलीय रोबोटिक्स संबंधी टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड है। 5 सालों के दौरान इसकी अनुमानित लागत इतने करोड़ रुपए होगी, ये भी सही है। और इसका क्रियान्वयन करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय नोडल एजेंसी है, ये सही नहीं है। डीप ओशन मिशन है ये एक बहुसंस्थागत महत्वाकांक्षी अभियान है, इसे लागू करने के लिए जो नोडल मंत्रालय है वो है MOES, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ये तीसरा सही नहीं है, इसलिए ये इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन गलत ही पूछ रहा है, तीसरा गलत है। ICSSR का पूर्ण रूप क्या है? ICSSR का पूर्ण रूप है इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च। उन्नीस 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद बंगाल में कई आंदोलन हुए, जैसे बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा इत्यादि। इनमें से बहिष्कार आंदोलन किससे प्रेरित था? बहिष्कार आंदोलन जो प्रेरित था, अभी थोड़े टाइम से, पिछले 1-2 साल से चल रहा है, ये कंटिन्यू चर्चा में। और इसका जिक्र अभी जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई है अमेरिका, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया है। जो बायलैटरल टॉक्स हुई है अमेरिकन प्रेसिडेंट, जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ, इन्हीं के साथ, सभी के साथ इस बात का जिक्र किया गया है। और ये संबंधित है चीनी लोगों द्वारा अमेरिकी वस्तुओं का जो बहिष्कार कर दिया गया था, उससे प्रेरित था ये। देखिए 1905 की बात है जब चीनी अमेरिका की चीज़ों का बहिष्कार करते थे, और आज हम 2021 में भी चीनियों का बहिष्कार नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारा दिखाता है कि हम अपने आप से को प्रायोरिटी देते हैं बजाय नेशन के। इस पे सबको काम करना चाहिए। सरकार द्वारा ICT के विकास के लिए कितने प्रतिशत बजट का प्रावधान किया गया है? जो ICT है उसके विकास के लिए 3% बजट में 3% ICT के लिए प्रावधान रखा गया है। किसने कहा कि कटौती और प्रेरण प्रणाली तर्क का हिस्सा है? कटौती और प्रेरण प्रणाली तर्क का हिस्सा है, ये बोला है PV योंग ने।
इनका अवलोकन कीजिए। सुवाली की लड़ाई उपरोक्त किन के बीच लड़ी गई थी? सुवाली का जो बैटल हुआ था वो हुआ था नवंबर 1612 में। ये सूरत के निकट लड़ी गई थी। इस लड़ाई से भारत में पुर्तगालियों का जो व्यापारिक एक अधिकार था वो धीरे धीरे समाप्त होने लग गया था, और दूसरी ओर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका विस्तार शुरू हो गया था। ये अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच लड़ी गई थी। भारत में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? जो सामाजिक विज्ञान अनुसंधान है उनका सिंपल जो मेन उद्देश्य है वो है लोक हितकारी राज्य। इन घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सही क्रम में व्यवस्थित करें तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन है वो कब हुआ था? ये हुआ है 12 नवंबर 1930 को लंदन में। गांधी इरविन जो समझौता है इस पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर हुए थे। जो ये पहला हो जाएगा। ये दूसरा पूना पैक्ट की बात करें तो पूना पैक्ट हुआ है 24 सितंबर 1932 को। और जो पाकिस्तान डिक्लेरेशन है ये एक पत्र था, पाकिस्तान डिक्लेरेशन नामक पत्र, ये प्रकाशित हुआ था 28 जनवरी 1933 को। सही आंसर होगा इसका 1432। हिस्ट्री में आपसे ये थोड़ा सा यूपीएससी में पूछे जाते हैं कई बार डेट से रिलेटेड या ये ऐसे क्रम के। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड की बात हो रही है, के लिए फरियाद लेकर इंग्लैंड गया था? देखिए इस टाइम क्या है, ये बात है 1835 की। ब्रिटिश काल में मुगल साम्राज्य का प्रभाव बहुत कम हो गया था। मुद्राओं में फारसी की पंक्तियां अभी नहीं लिखी जाती थी। पहले फारसी पंक्तियां लिखी जाती थी मुद्राओं में, लेकिन अब नहीं लिखी जाती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं को जो मुगल एम्पायर है उसके अधीन मानती ही नहीं थी। इसलिए जो अकबर सेकंड थे इन्होंने राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा था, और ये जो राजा की पदवी है राजा राम मोहन राय को अकबर सेकंड ने ही दी थी। ब्लीडिंग मद्रास, ब्लीडिंग मद्रास किससे संबंधित है? ये ब्लीडिंग मद्रास है, ये एक कपास से निर्मित होने वाला हल्का कपड़ा होता है। कपास से निर्मित होता है, हल्का सॉफ्ट कपड़ा होता है। निम्नलिखित में से किसे फ्री पास अथवा शुल्क मुक्त व्यापार कहा जाता है? ये जो मुगल शासक थे उन्होंने अंग्रेजों को प्रदान किया गया था। ये एक आज्ञा पत्र जैसा था जिसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। ये था दस्तक। दस्तक का मतलब था कि वो बिना शुल्क दिए व्यापार कर सकते हैं। फ्री पासेज थे जिनको दस्तक बोला जाता था। मुगल्स ने ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स को दिए थे। इन पे विचार करना है। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म का प्रचार करने की आज़ादी दे दी गई थी। ये बात है 1813 की। और ये एक्ट और बनाया था अंग्रेजों ने कि जो ईसाई मिशनरी है वो भारत में अपने धर्म का प्रचार करे। देखिए अभी ये
यूपी इंटेलिजेंस ने ये कोई धर्म परिवर्तन से रिलेटेड काफ़ी बड़ा कोई गिरोह पकड़ा है, इसलिए इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम किया है कि एक्सपेक्टेड है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, अदरवाइज आपकी नॉलेज में रहे। ये सही है, ऐसा उन्होंने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने की राज्य की जिम्मेदारी स्वीकार किया था। ये भी सही है, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। भारत सरकार ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत की थी? अंतर्राष्ट्रीय जो गांधी शांति पुरस्कार है, ये इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। भारत सरकार ने जो महात्मा गांधी की 125वीं जयंती थी उसके अवसर पे इसकी शुरुआत की थी। और ये जो पुरस्कार है इसमें 1 करोड़ रुपए और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अंतिम बार ये जो पुरस्कार दिया था गांधी शांति पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, ये दिया था इसरो को 2014 में। पिंगली वेंकैया निम्न में से किससे संबंधित हैं? पिंगली वेंकैया, ये आप जानते होंगे सभी इसको, कि भारत का जो तिरंगा झंडा है उसको 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय ध्वज पर तथर्थ समिति के अध्यक्ष थे। जो राष्ट्रीय ध्वज पे कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और इस झंडे को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। सो करेक्ट आंसर होगा बी। 5 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, ये 6th कंप्लीट हुआ है। आप चैनल पे जाके जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।